गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट शॉर्ट एक एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं, कुछ को छोड़कर, जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव-गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफ़िकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से, डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि वो मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में, हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको ये देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास, मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, तो मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, फंड बच्चों के लिए देखिए, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अभी अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको या फिर भी ना करे, तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है, कि सिर्फ ऑफिसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद एंड एस.सी. मुखर्जी के बारे में मैंने बता दिया ऑलरेडी कि ये क्रिश्चियन लीडर थे, एक तरह से क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे वेस्ट बंगाल से। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब मेजर कम्युनिटी माइनर कम्युनिटी ऐसे ऐसे जब बनाया गया, मेजर कम्युनिटी जब कमेटी बनाई गई उसमें भी सब कमेटी बनाई गई थी, तो उसमें से जो माइनर कमेटी के जो चेयरमैन कह सकते हैं आप, उसके जो हेड कह सकते हैं, तो वो थे एस.सी. मुखर्जी, इनको एस.सी. मुखर्जी बोला जाता है। अब बी.टी. कृष्णमाचारी, ये साउथ इंडियन थे, मद्रास के थे, और एक सिविल सर्वेंट भी रह चुके थे। और ये कहते हैं कि ये बड़ौदा के दीवान थे, बड़ौदा गुजरात में है। और जयपुर, जो वहाँ जयपुर में भी प्रिंसली एस्टेट हुआ करता था, तो वहाँ उनको प्रिंसली एस्टेट का एक प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री के रूप में उनको वो पोस्ट दिया गया था। तो सोचे साउथ इंडिया के रहने वाले थे उस समय, मतलब मद्रास के, और यहाँ बड़ौदा में दीवान का काम किया, एज ए दीवान के रूप में वहाँ अपॉइंटमेंट किया गया, वहाँ के प्रिंसली एस्टेट ने उनको अपॉइंट किया। इनके एक्सपीरियंस, इनकी नॉलेज, तजुर्बा जो कह सकते हैं, इसके बेसिस पे ही और आया फिर। तो ये है। अब थोड़ा मैं बता दूं राजेंद्र प्रसाद के बारे में, थोड़ा बता देता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके बारे में जो आप जान रहे हैं कि प्रेसिडेंट बने, फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मैंने कैबिनेट में बताया था, जो पहली जो इंटरिम कैबिनेट जब बनाया गया था उसमें, तो उसमें कैबिनेट में उनको जो पोर्टफोलियो दी गई थी एग्रीकल्चर मिनिस्टर का दिया गया था। और उसके बाद ये है कि देखें, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है रहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इनका मैं थोड़ा सा पिक्चर भी दिखा देता हूँ। ये है राजेंद्र बाबू भी बोलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये इनका जन्म, ही वॉज बॉर्न इन बिहार, सिवान जिले, सिवान में इनका डिस्ट्रिक्ट सिवान है, तो वहाँ इनका जन्म हुआ था। वहाँ से उसके बाद इनकी स्कूलिंग कॉलेज जो भी है पटना में हुई, फिर ये कोलकाता जाके वहाँ फर्दर स्टडी किया। ये अभी भी इनके बारे में कहा जाता है कि वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, मतलब हम लोग जब बचपन में थे तो हमारे टीचर क्लास में ये सब कहानियाँ सुनाया करते थे इनके बारे में, या बुक में भी जो हमारी जो पहले जो पढ़ा करता था इनके बारे में मेंशन रहता था इस बात का कि इतने इंटेलिजेंट थे कि मैथ में बहुत फास्ट, बहुत शार्प ब्रेन। दूसरी बात, स्टडी पर इनका इतना फोकस रहता था कि इनके बारे में क्या स्टोरी ऐसे पढ़ा था कभी कि रेलवे स्टेशन पर वो कुछ किसी ने आकर पूछा कि अभी यहाँ से कौन सी ट्रेन गुजरी है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा कौन सी ट्रेन गुजरी है, तो वो अपने स्टडी में इतने इन्वॉल्व थे, इतने इंडल्ज लगे हुए थे, मतलब कि उन्हें पता भी नहीं चला कि वहाँ से ट्रेन क्रॉस कर गई। तो जब, और दूसरी बात, ऐसा ऐसे ही कुछ स्टोरिया है कि जब एग्जाम में जब पेपर, जब इन्होंने जो आंसर शीट लिखा था, तो उसमें जो कॉपी चेक करने वाला, जिसको बोलते हैं आप एग्जामिनर बोला जाता है, तो तो उसने मेंशन कर दिया था इनके जो आंसर राइटिंग को देखकर जो लिखा था उन्होंने, जो कंटेंट दिया था, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, मतलब परीक्षा देने वाला जो है, जो परीक्षा लेने वाला से, यानी जो चेक करने वाला, जो परीक्षा लेने वाला उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे ऐसे इनके बारे में कहानियाँ चल रही, मतलब बातें कही जाती है। इन्होंने भी, ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम जो उस समय के मेंबर रहेंगे, लॉ 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 वकील, एडवोकेट ही, तो ये भी लॉ किए हुए थे, एडवोकेट थे। और गांधी जी के साथ फिर उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट में लग गए, ऐसे चलता रहा। तो तो ये इनके बारे में ऐसा कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद। मैं बता दूं कि इनका एक बेटा भी है, धनंजय प्रसाद नाम है, बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होगा। मैंने भी पहले कोशिश किया कि भाई राजेंद्र प्रसाद के बारे में बहुत सुना, तो बाद में तो कभी सुना नहीं कि इनकी कोई लेगेसी चल रही, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में उनकी लेगेसी चल रही, जानते हैं कि अभी भी चल रही वैसे।
तो इनके बेटा का नाम था मृत्युंजय प्रसाद। वो अभी भी जिंदा है, 100 शायद कहा जाता है कि 118 साल के हैं वो, अभी भी जिंदा है। पटना के पाटलिपुत्र में वो रहते हैं, पाटलिपुत्र एक जगह कॉलोनी है, वहाँ रहते हैं। और सोचिए, ये कांग्रेस के होकर प्राइम प्रेसिडेंट होने के बाद होने पर भी इनके जो बेटे थे उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा, कंटेस्ट किया। तो वो कहाँ से, वो किस पार्टी से, वो दूसरी कांग्रेस पार्टी से नहीं, जनता पार्टी से। सोचिए, कांग्रेस में बाद में इतनी मतलब डोमिनेंसी नेहरू परिवार की होती गई कि बाकी लोगों की कोई पूछ भी नहीं थी। जितने फ्रीडम मूवमेंट में आप फ्रीडम फाइटर का नाम सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उनका हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो बाद में उनके फर्दर जनरेशन का सामने वैसा रोल दिखने को नहीं मिलता है। तो मेरा ये कांग्रेस के प्रति ये बुराई उड़ाई दिखाना नहीं है, बस इनसे रिलेटेड कुछ बातें तो थी, तो मैंने आपको बता दिया। और इस बात से मुझे ये नहीं है कि कांग्रेस बुरी है, ये अच्छी है, बिल्कुल नहीं, उस पर जाना ही नहीं है, उससे मतलब ही नहीं है मुझे। तो ये है। और इससे पहले और क्या है, कुछ छूटा है अभी शायद? हाँ जी। तो अब आता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को उद्देश्य प्रस्ताव भी कहा जाता है हिंदी में, उद्देश्य प्रस्ताव। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है 9 दिसंबर को जानते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट मीटिंग हुई। ये 2 दिन बाद है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया कि भाई प्रेसिडेंट रहेंगे। तो 9/11 उसके 2 दिन बाद, तो जो नेहरू, आप जानते हैं कि नेहरू ही लीड कर रहे थे उस समय जो चल रहे थे। तो नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया, मतलब उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान जो बनाएंगे हम, तो उसकी ढांचा, उसका बेस क्या रहेगा, उसकी फिलॉसफी क्या रहेगी, उसकी न्यू क्या रहेगी, उसका मौलिक मतलब फंडामेंटल क्या रहेगा। ठीक है। तो किस आधार पर जो संविधान बनाएंगे, तो एक छोटा सा एक इस बेसिस के आधार, इसके आधार पर मतलब कहने कि ये जो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कुछ भी मेंशन किया, कुछ कुछ उसमें सेंटेंस जोड़े, वर्डिंग जोड़ा। ठीक है। बाद का हमारे संविधान के लिए उद्देश्य क्या रहेगा, तो उन कुछ को यहाँ ऐड किया गया है, उसके आधार पर ही हमारा संविधान का बेस रहेगा। तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है मैं अभी बताता हूँ। एक बात और मैं बता दूं, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है ना, इतने कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा गया है कि लगेगा कि भाई कहाँ कॉमा, कहाँ फुल स्टॉप, कौन सा वर्डिंग लिंक है, ये वर्ड इसका है या उसका है, तो सेंटेंस कहाँ खत्म हुआ पता नहीं चलेगा। मतलब जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ो, अगर कोई बुक में पढ़ो, या एक ऐप आता है जैसे पीएम बख्शी के नाम से जो ऐप भी आता है, कोई ऐप डाउनलोड कर कर पढ़ो, ओरिजिनल जो उसका कंटेंट लिखा हो उसको पढ़ो, तो तुम सिर खुजलाने लोग कहना क्या चाहते हैं भाई। मतलब नॉर्मल, मतलब उसमें नॉर्मल इंग्लिश की बात नहीं है, मतलब कि ये वर्डिंग उसका जो है कि डिक्शनरी खोजना पड़ जाए, वर्डिंग समझते रहोगे फिर भी उसका समझना मतलब कहना क्या चाहते हैं काफ़ी डिफिकल्ट होगा आपके लिए। तो ये सब वकील लोग थे और उसने अपने ही मतलब लीगल टर्म में लीगल सेंटेंस बनाकर उस अंदाज में लिखा। कहीं ना कहीं मैं इस बात को मानता हूँ कि ये गलतियाँ कुछ है कि भाई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाना चाहिए था कि कोई नॉर्मल पर्सन भी पढ़े। नॉर्मल पर्सन मतलब कोई एजुकेटेड पर्सन जिसको कम से कम हिंदी या इंग्लिश व्हाटएवर या उनके नेटिव लैंग्वेज जो भी हो, मदर टंग हो, तो उनकी अच्छी से अगर स्क्रिप्ट में उनकी नॉलेज, स्क्रिप्ट की नॉलेज हो तो समझ सके पढ़कर। लेकिन इसको पढ़कर समझना ही मुश्किल है कि कहना क्या चाहती, इजी वे में लिखा ही नहीं गया है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वो भी ऐसे टेढ़ा टुकड़ा ऐसे करके लिखा हुआ है। लेकिन हालांकि कई बुक आप देखेंगे तो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उन्होंने जो उस समय जो दिया था, सेम चीज को सारे बुक में मेंशन किया हुआ, एकदम बिल्कुल कट कॉपी एंड पेस्ट है ऐसे। लेकिन मैंने उसके उसे सिंपल वे में लिखने की कोशिश किया है, और ऐसे वे में लिखा है कि उसकी कंटेंट जो है उसको उसको कोई कुछ को उसको मैंने काटा नहीं है, पर वर्डिंग मैंने सिंपल दी है, सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में उसको फॉर्मुलेट किया है मैंने, ताकि इसे पढ़कर कोई भी आसानी से समझ सकता है कि कहना क्या चाहा है उन्होंने इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के माध्यम से या इसके जरिए। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में उसी 2 दिन बाद, 9 के बाद 11 के 2 दिन बाद 13 अगस्त को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नेहरू जी ने दिया। और लेकिन ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उन्होंने पेश किया, मतलब बताया, बोला जो भी हो कि हम ऐसे ऐसे बेस रहेगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और उसके मतलब 22 जैन, मतलब उसकी जो भी हो एग्जैक्ट डेट जानने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग वाला जानने की जरूरत है, 6, 9, 11 ऐसे हुआ। जनवरी में अडॉप्ट किया, मतलब
जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे मेंबर ने साइन किया होगा और एडॉप्ट किया कि हाँ भाई ये हमारा बेस रहेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट जब भी चलेगी, कोई भी प्रपोजल लाया जाएगा तो एटलीस्ट सबका कंसेंट चाहिए, सबकी सहमति चाहिए, सबकी वोटिंग चाहिए, सबका सिग्नेचर चाहिए। तो 22 जनवरी को अडॉप्ट हुआ। अब देखें, जो मैंने सी बोला कि उसकी विच लेड डाउन फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। अब देखिए इसने क्या क्या प्रोक्लेम किया। इसकी जो यहाँ से आपका शुरू होता है कि इनके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जो क्या उसमें प्रोपोजल रखा गया था, मैं थोड़ा बता देता हूँ। कहा जाता है कि दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दिस सीए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मैं सीए लिख देता हूँ, प्रोक्लेम घोषणा करता है इंडिया, प्रोक्लेम इंडिया एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक एंड फॉर गवर्नेंस ऑफ फ्यूचर डिक्लेयर से कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कहने का मतलब है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली घोषणा कर रहा है इंडिया एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक होगा, है, होगा नहीं अभी मतलब है नहीं, होगा। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणतंत्र होगा एंड फॉर गवर्नेंस ऑफ फ्यूचर एंड भविष्य के गवर्नेंस के लिए, शासन के लिए ये डिक्लेयर घोषणा करता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान एक देखें, ये शायद मैंने क्वेश्चन ही आपको करवा दिया था शायद, प्रोविजन प्रेसिडेंट ऑफ, मैं देखें तो इसको मैं कहना चाहता हूं कि इस ये करवाने के ये क्वेश्चन के लिए मैं फिर वापस आऊंगा। डिक्लेयर से एक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यहां देखिए यहां से देखें, फॉर द गवर्नेंस ऑफ फ्यूचर डिक्लेयर से कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की घोषणा करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका जो होगा, यहां से देखें, क्वेश्चन पीछे वाली है मैं बाद में बताऊंगा। टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश भारत की जो क्षेत्र है वो टेरिटरी। उसके बाद देखें टेरिटरीज ऑफ इंडियन स्टेट, मतलब इंडियन स्टेट कहने का मतलब जो प्रिंसली स्टेट है उनकी टेरिटरी। एंड सच अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया का कुछ ऐसे पार्ट विच आर आउटसाइड इंडिया, मतलब जो भारत से बाहर है, भारत की जो ज्योग्राफी जो है, ओरिजिनल जो ज्योग्राफी देख रहे हैं, जो लैंड मार्क जो लैंड है उससे बाहर है, जैसे कि अंडमान निकोबार का हो गया, लक्षद्वीप का हो गया, जो उससे बाहर है। एंड स्टेट्स which are outside India and states as well as other territory which are willing to be constituted into India, मतलब जो ऐसा जो टेरिटरी जो इंडिया से बाहर है एंड ऐसा स्टेट जो ऐसे स्टेट भी जो विलिंग कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि वो इंडिया में इंक्लूड हो जाए, शैल बी पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, वो इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया के पार्ट होंगे। अब समझ लें इसे क्या है। जो टेरिटरी अभी जो है इंडिया का, जो मैप देख रहे हैं, जो इंडिया से बाहर है वो, ठीक है, ऐसे टेरिटरी जो बाद में ये इच्छा करते हैं कि हम इंडिया में इंक्लूड होंगे। जैसे देखिए जब 1946 का रेजोल्यूशन लाया गया, ठीक है, देखिए उस समय इंडिया के अंदर भी जो हमारे जो ज्योग्राफी में देख रहे हैं ना, इंडिया के जो मैप देख रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे टेरिटरी थे, जैसे मैं नाम दे देता हूँ, दमन दीव, गोवा, पौंडीचेरी, दमन दीव हो गया, गोवा, पौंडीचेरी, दादर एंड हवेली, दादर नगर एंड हवेली। तो ये सब जो टेरिटरी थे, कुछ पर पोर्तुगीज का रूल कर रहे थे, कुछ पर फ्रेंच रूल कर रहे थे। तो है तो इंडिया के ज्योग्राफी में ही थे, ज्योग्राफिकल मैप में, लेकिन वो अदर उस पर किसका रूल चल रहा था, दूसरे कंट्री वाले का। तो वो टेरिटरी के बारे में यहाँ मेंशन है कि अगर वो बाद में चाहते हैं कि इंडिया में इंक्लूड करना, तो सेम है कि विच आर आउटसाइड इंडिया एंड स्टेट्स एज वेल एज अदर टेरिटरी विच आर विलिंग टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू इंडिया शैल बी पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ देम। तो वो सब इंडिया यूनियन, इंडियन यूनियन के पार्ट होंगे, ये कहने का मतलब है, इस कंटेक्स्ट में बोला गया। और जैसे देखें फिर सिक्किम को भी है, बाद में इंडिया में इंक्लूड किया गया है। मैं बाद में कभी मैं चैप्टर डिस्कस करूंगा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, तो उसमें ये आएगा, सिक्किम को भी बाद में इंडिया में इंक्लूड किया गया। तो उस कंटेक्स्ट में बुलाया कि जो जो टेरिटरी है,
फिर इंडिया में ही देखें, उस समय में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट ये एक्सेप्ट किया कि भाई मैं इंडिया के साथ मिलूंगा, इंडिया में इंडियन यूनियन में मैं सम्मिलित हूँगा। पर कुछ ऐसे प्रोविंस मतलब प्रिंसली स्टेट जैसे जूनागढ़ का, हैदराबाद का, ये बाद में है जो इंडिया में 1946 जब रिजोल्यूशन पास हुआ उस समय तक वो इंडिया में इंक्लूड नहीं हुए थे। तो उसकी कंटेक्स्ट में भी ये कहा जा सकता है कि बाद में जो इंक्लूड होंगे इंडियन यूनियन का पार्ट होंगे। ठीक है, अब देखें, तो कहने का मतलब ऐसे बोल के रास्ता खोल दिया गया कि भाई और जो जो बचे हुए हो वो भी इंडिया में इंक्लूड हो सकते हो, ये कहने का मतलब हुआ। या जिस पर कोई रूल कर रही है दूसरी कंट्री, वो भी इंडिया के पार्ट हो सकते हैं। तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये वे खोल के रास्ता खोल कर रखा गया कि हाँ भाई जब उनको इंक्लूड किया जाएगा तो कोई डिफिकल्टी ना हो। अब है दूसरा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शैल डिटरमाइन द, मतलब संविधान सभा जो हो डिटरमाइन करेगा बाउंड्री ऑफ सेट टेरिटरी, जो जिस टेरिटरी के बारे में मैंने बोला उसकी बाउंड्री को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिटरमाइन करेगी। वेदर विद दियर प्रेजेंट बाउंड्री, जैसा अभी जो बाउंड्री चल रहा है वो चलते रहे, और अदरवाइज एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं तो इसके अलावा जो संविधान कोई नियम बनाती है तो उसके हिसाब से उनकी बाउंड्री डिसाइड की जाएगी। एंड सेल प्रोसेस स्टेटस ऑफ ऑटोनोमस यूनिट एंड रिटर्न, तो यहाँ देखिए उसकी बाउंड्री जो भी डिसाइड की जाएगी, जो अभी है वो रहे या बाद में कुछ अल्टर करके डिसाइड किया जाएगा क्या बाउंड्री होगा, लेकिन उसकी ऑटोनोमी, स्वायत्ता, वो मेंटेन रहेगा। जो बार बार मैं बोलता हूँ फेडरल का मतलब होता है कि स्टेट को ऑटोनॉमी कुछ रहेगी, एंड जो रेसिडुअरी पावर है उनको दिया जाएगा, उनके पास रहेगी। ये कहा गया। रेसिडुअरी पावर का मतलब कहा सकता है अवशिष्ट शक्ति, या हिंदी में होता है, हिंदी में कहा जाता है। देखिए, लेकिन अभी जो है रेसिडुअरी पावर जो है पार्लियामेंट यानी यूनियन के पास या स्टेट के पास नहीं है अभी। तो ये भले वहाँ मेंशन कर दिया है, क्योंकि शुरू से ही जो मैंने पहले बताया कि सब लोगों की डिमांड होती थी कि रेसिडुअरी पावर जो होना चाहिए ये स्टेट के प्रोविंसेस के पास होना चाहिए। तो इस लाइन का मतलब यहाँ तक ये है। पावर गवर्नमेंट, देखिए, exercise all power and government and restorative power and exercise of all power of government except such power which are assigned to union, मतलब जो यूनियन को पावर दिया गया है उसको छोड़ के बाकी जो पावर जो बचेगा वो स्टेट के पास रहेगा। ये कहने का मतलब यहाँ है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जो है फैक्चुअल है, जो है थोड़ा लैंग्वेज और समझने वाली बात है। तो क्यों कहा गया उस कंटेक्स्ट में मैंने बताया है, समझाया है। और ज़्यादा बोल इसमें ये नहीं कि सर आप थोड़ा इसमें जल्दी निकल गए, कुछ है नहीं ऐसा कुछ खास, क्योंकि ये सब चीज़ जो जो आएगा मैं बाद में डिस्कस होगा पूरी पॉलिटी में, पूरी पॉलिटी अभी बाकी है। अब देखें, कहा जाता है कि ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया, जितनी पावर, शक्तियाँ या दायित्व कहे या आधिपत्य का अथॉरिटी का है, वो सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया का, जो सोवरेन मतलब सब बता दिया, इंडिपेंडेंट इंडिया है ही, एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये है कि जो सोवरेन इंडिया को जो भी अथॉरिटी प्राप्त होगी, जो भी शक्तियाँ प्राप्त रहेगी, या इसके गवर्नमेंट का ऑर्गन तीन होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। जुडिशियरी को जानते हैं, जुडिशियरी सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब। लेजिस्लेचर का मतलब अब जानते हैं, जो पार्लियामेंट हो गया कानून बनाने का, और असेंबली हो गया, ये सब चीज़ें आएगी इसमें। और एग्जीक्यूटिव मतलब जो मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं, एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, मैं शुरू से बता रहा हूँ। ये इनकी एंड इंडिपेंडेंट इंडिया का एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट, इसके जो भी पार्ट है, ठीक है, इसके जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्ट है, मतलब सोवरेन इंडिया मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया को जो एडमिनिस्टर करने के लिए और भी जो ऑर्गन बनाए गए हैं, और कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, तो उनकी सबकी अथॉरिटी किससे रहेगी? लोगों से रहेगी। ये कहने का मतलब है कि लोगों के अनुसार, लोगों के विश के अनुसार ही ये डिसाइड किया जाएगा कि कैसे हमें एडमिनिस्टर करना है। अल्टीमेटली देखें, लोग इलेक्शन होती है, लोग डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट किसकी बनेगी, नहीं बनेगी, ठीक है। गवर्नमेंट जब बनती है तो लोगों के वेलफेयर को देखते हुए, लोगों की डिमांड को देखते हुए कोई बिल, एक्ट, कानून ये सब बनाया जाता है और एडमिनिस्टर किया जाता है। लोगों की विश नहीं होती है तो सरकार हटा दिया जाता है, सरकार चेंज हो जाता है तो एग्जीक्यूटिव चेंज होगा, लेजिस्लेचर चेंज होगा, मतलब मेंबर ऑफ MP MLA लोग ये चेंज कर देंगे। अब जुडिशियरी की बात रहा, जुडिशियरी को भी जो पावर दिया गया कहीं ना कहीं कानून,
वो कैसे काम करता है, कहीं ना कहीं कानून पार्लियामेंट कानून बनाता है, नियम बनाता है, और इस नियम को, कानून को आपको इन्फोर्स करवाना है, इम्प्लीमेंट करवाना है। जुडिशरी का काम होता है उसको मेंटेन करना है। तो उस कानून को बेस बनाकर ही कोई जो जज जो है डिसीजन देते हैं कि हाँ भाई ये कानून बनाया गया है। कोर्ट का काम मैं बता दूं, कानून बनाने का काम नहीं है। कानून बनाने का काम जो है पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट जैसे बनाएगी वैसे जुडिशरी काम करेगा। वो जो कानून को गलत कानून बनाएगा तो जुडिशरी को कहीं ना कहीं फॉलो करना पड़ेगा। बाद में भले एक्टिव जुडिशियल एक्टिविज्म ये सब आया कॉन्सेप्ट, और जुडिशियल जो जजेज होते हैं थोड़ा अलग वे में काम करते हैं तो अलग बात है। ये कहीं ना कहीं कहा गया कि उनके भी, कोर्ट को भी वर्क करना है तो वो कानून के अंदर ही, वो कानून बनाने वाले कहीं ना कहीं लोगों के ही अंदर हैं। लोग ही डिसाइड कर रहे हैं कौन हमारा जाएगा। तो जो सबको जो आखिर अल्टीमेट अथॉरिटी मिल रही है, अल्टीमेट उनको जो पावर मिल रही है, किनके द्वारा? लोगों के द्वारा ही। तो ये कहा गया है कि सबके जो डिराइव्ड होगा किससे? सबकी जो अथॉरिटी डिसाइड होगी पीपल ऑफ इंडिया से। ये कहने का मतलब हुआ। अब गवर्नमेंट के जो अगर कंस्टिट्यूएंट पार्ट है, अदर बॉडी है, जैसे मैं बता दूं, मान ले कि कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, विजिलेंस कमीशन, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आप कहो तो सीबीआई, और सीआईडी, जो भी मान ले कि आप मान ले कि गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है या कंस्टिट्यूएंट पार्ट बोल दो, मान ले सपोज एडमिनिस्टर करने के लिए आप वो कोई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन व्हाट्सएवर जो भी नाम दे दो, जो गवर्नमेंट एजेंसी है, स्कूल कॉलेज, अल्टीमेटली उसमें कैसे होना चाहिए, कौन उसको कंट्रोल करेगा, कौन चेयर बनेगा, कौन डिसाइड करता है? एग्जीक्यूटिव डिसाइड करते हैं कौन वीसी बनेगा कहीं का, कौन चांसलर बनेगा। और ये जो एग्जीक्यूटिव डिसाइड करते हैं, इनको कौन डिसाइड कर रहा है? लोग तो डिसाइड कर रहे हैं ना कि कौन होंगे। तो अल्टीमेटली सबका कंट्रोल देखा जाए तो लोगों पर ही है। लोग ही डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई हमारा जो कैसे आगे चलना चाहिए। तो इसलिए क्या है कि सबकी अथॉरिटी डिराइव फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, इस सेंस में लोगों से। ये है लोगों से अथॉरिटी कैसे मिलेगी, कैसे डिराइव होगा, कैसे, इस सेंस में। समझ गए? ठीक। अब देखें अगला पॉइंट है, फॉर ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के सभी लोगों के लिए। यहाँ देखें, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो जो न्याय रहेगा कैसा? सोशल न्याय, पॉलिटिकल न्याय, इकोनॉमिकल न्याय। सोशल न्याय का मतलब सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक न्याय, और पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक न्याय। थोड़ा मैं बता दूं, ये आपको मैं ऐसे जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ाऊंगा वहाँ बताऊंगा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ऐसे क्या होता है। और प्रियम्बल में भी ये सब चीज़ मेंशन है। इस ये बेसिस है, प्रियम्बल आप देखेंगे, पढ़ेंगे, मैं आगे दिखाऊंगा वही। उसमें मैंने पहले बोला था कि वो मेंशन प्रियम्बल में है। प्रियम्बल को बता दूं, जब सारा कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम हो गया उसके बाद प्रियम्बल को फ्रेम किया गया था। तो प्रियम्बल में है, बी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, ये तो उसमें मेंशन है। उसके बाद आगे का जो है धीरे धीरे मैं चर्चा करूंगा। तो ये जो लाइन है ना, ये बिल्कुल कट वहाँ आपको यहाँ भी मेंशन मिलेगा, प्रियम्बल में भी मेंशन मिलेगा। और डीपीएसपी इसका बेस बनाती है इस चीज़ को। सोशल जस्टिस में बता दूं कि समाज में जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, कि सबको इक्वालिटी का मिले, कोई एक्सप्लॉयटेशन किसी को ना किया जाए। ठीक है, कि सबकी वेलफेयर को ध्यान रखा जाए। कोई भी स्कीम चला जाए तो मतलब जो डिसएडवांटेज पोजीशन में है, जो गरीब है, उनको उत्थान की बात किया जाए, तो सोशल जस्टिस की बात होता है। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब रोजगार में सभी को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिले, सबको एक बेस कम से कम एक लिविंग मिनिमम लिविंग वेज कम से कम मिले। ऐसे एमजी नरेगा चलाकर किया जाता है कि कम से कम रोजगार मिले, कम से कम एक सैलरी का स्टैंडर्ड हो कि इससे कम इस जॉब के लिए नहीं दिया जा सकता। तो इकोनॉमिक जस्टिस की बात, जो डिसेबल पीपल हैं, जो विधवा हैं, उनको पैसे दिया जाता है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात हुई। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब कि कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। एक एज के बाद सबको वोटिंग राइट है। सारे ऑफिस जो है सबके लिए इक्वल खुले हुए हैं। सबको वो ऑफिस है जो कंटेस्ट करके उस ऑफिस को ग्रहण कर सकता है या ऑफिस को ऑक्युपाई कर सकता है। इसके लिए कोई मना नहीं है कि तुम गरीब हो तो कंटेस्ट नहीं कर सकते, अमीर हो तो नहीं कर सकते। तो ये हुआ पॉलिटिकल जस्टिस की बात, हल्का फुल्का मैंने यहाँ बताया। ये हुआ इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी।
तो सारे लोगों के लिए इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी होगा, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। जब राइट टू इक्वलिटी आप पढ़ोगे फंडामेंटल राइट्स 14 में, वहाँ मैं बताऊंगा। तो सबको स्टेटस कोशिश किया जाए कि स्टेटस सबको इक्वल हो, अपॉर्चुनिटी इक्वल मिले। आर्टिकल 14 इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट में जब बताऊंगा अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट, तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 16 में ये सब बताया जाएगा। एंड बिफोर इक्वलिटी बिफोर द लॉ, वो भी राइट टू इक्वलिटी आपको आर्टिकल 14 में इसको मेंशन है। फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन शैल बी गारंटीड, ये गारंटी सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये जो जितने जो बातें हैं आर्टिकल 19, वहाँ आपको चर्चा करूँगा डिटेल में कि एक क्या फ्रीडम है कि भाई लोग को सोचने का, विचार करने का, एसोसिएशन बनाने का, व्यवसाय करने का, तो उनको इस बात का फ्रीडम है। इस फ्रीडम ऑफ बिलीफ फेथ जो है, जब आपका जब चर्चा होगा आर्टिकल 25, 26, 27, जब ये सब चर्चा 28, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है फंडामेंटल राइट में पढ़ाऊंगा, तो वहाँ इसकी चर्चा होगी। तो ये चीज़ को फंडामेंटल राइट में वहाँ इंक्लूड किया गया है इस वे में। एंड सिक्योर्ड, गारंटीड एंड सिक्योर किया जाएगा एंड सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरलिटी, एंड कानून के अनुसार। एंड पब्लिक मोरलिटी का मतलब होता है कि कह सकते हैं आप लोक नैतिक बोला जाता है। मतलब पब्लिक मोरलिटी, पब्लिक मोरलिटी में क्या आता है, कानून जो बनाया गया, ये देखिए सब्जेक्ट टू लॉ, जो कानून बनाया गया है उस अनुसार से। एंड पब्लिक मोरलिटी का मतलब होता है कि जैसे पब्लिक मोरलिटी मतलब जैसे कहीं कहा जाता है कि भाई गवर्नमेंट परमिशन जैसे दे दी कि सिगरेट है जो सिगरेट का, शराब का लाइसेंस दे दिया गया। देखिए एक पब्लिक मोरालिटी के बात है कि जहाँ बच्चे स्कूल हो, उसके बगल में शराब नहीं होना का फैक्ट्री या शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए, उसके बगल में सिगरेट विगरेट ना बेच के, उसके बगल में प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट ना चल रहा हो। तो ये सब चीज़ें पब्लिक मोरालिटी में आ गई कि कम से कम भाई भले परमिशन दे दिए है गवर्नमेंट ने, एक खुद तो एक मोरालिटी होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, इथिकल वैल्यू होना चाहिए कि भाई कहाँ जहाँ बच्चे बच्चे हैं, यहाँ जहाँ सोसाइटी बसी हो, वहाँ ये सब चीज़ रहेगी तो ये ज़्यादा ग्रोथ होगा, हमारे बच्चे बिगड़ेंगे। तो अब क्वेश्चन हुआ कि जब बिगड़ेंगे ही तो फिर वो क्यों बना रखा, वो तो अलग का है, गवर्नमेंट को टैक्स आती है, लोगों की डिमांड रही, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, उससे मतलब नहीं। लेकिन ये सब चीज़ें पब्लिक मोरालिटी का चीज़ कहलाता है, लोक नैतिकता की बात है। तो ये पब्लिक मोरालिटी समझा दिया, लॉ जो कानून बना रहेगा, और ये हर चीज़ का मतलब थोड़ा थोड़ा करके मैंने आपको अभी समझा दिया। अब देखें, एडुकेट सेफ गार्ड शैल बी प्रोवाइडेड फॉर माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी जो जिसको बोला जाता है अल्पसंख्यक, उनको जो एडुकेट सेफ गार्ड, बचाओ, सुरक्षा दी जाएगी। ये कहाँ, ये आर्टिकल 29 एंड 30 में जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ देखो कि उनको माइनॉरिटी को ये राइट है कि अपना कल्चर, स्क्रिप्ट, ये लैंग्वेज ये प्रिजर्व कर सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी को इस्टेब्लिश करने का राइट है। तो आर्टिकल 29 एंड 30 में इंक्लूड किया गया इस प्रोविजन को। एंड एडुकेट सेफ गार्ड किसके लिए, बैकवर्ड एंड ट्रैवल एरिया। तो बैकवर्ड के लिए देखा जाए तो आपको बैकवर्ड का स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेशल क्लासेस, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी, ये आपको पार्ट 16 में आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक ये आपको वहाँ मिल जाएगा। उसकी चर्चा है, उसके तहत एससी के लिए एससी कमीशन बनाया गया, एसटी के लिए कमीशन बनाया गया, ओबीसी के लिए एक कमीशन जो बना हुआ है, तो ये सब प्रोविजन वहाँ मेंशन है। तो इस प्रोविजन को, इसको बेस बनाकर वो सब आर्टिकल बनाई गई। एंड डिप्रेस्ड क्लासेस मतलब बाद में उनको शेड्यूल कास्ट दिया गया, नाम दिया गया। तो शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन तो कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू में 10 ईयर के लिए दिया गया, गवर्नमेंट जॉब में या स्कूल में, जैसे एजुकेशन में, धीरे धीरे एक्सटेंड करते करते आज तक एक्सटेंड होते जा रही है। एंड बैकवर्ड एरिया एंड ट्रैवल एरिया, ट्रैवल एरिया के बारे में मैंने स्पेशल प्रोविजन जोड़ा हुआ है, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 में देखेंगे। शेड्यूल 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम जो है ऐसे इंक्लूड किया गया, और शेड्यूल 5 में कुछ कुछ ट्रैवल एरिया, पार्टिकुलर कुछ ऑटोनोमस एरिया के बारे में उसका डिस्कशन किया गया है। तो तो कहीं ना कहीं इसके बेस बनाकर वो सब आर्टिकल, वो सब शेड्यूल, वो सब बनाई गई। एंड अदर बैकवर्ड क्लास ये भी बता दिया, डिप्रेस क्लास बता दिया, ट्रैवल एरिया ट्रैवल क्लास बता दिया। तो ये रहा। अब देखें, इंटेग्रिटी ऑफ टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मतलब
जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया, गणतंत्र भारत का जो इंटीग्रिटी रहेगी, मतलब एकता जो रहेगी, टेरिटरी की जो एकता बनी रहेगी, एकता जो है वो शैल बी मेंटेन एंड इट्स सोवरेन राइट ऑन लैंड, इसका जो सर्वोच्च संप्रभु अधिकार है जो इसके लैंड पर, इसके समुद्र पर एंड हवा में, शैल बी मेंटेन अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड जस्टिस ऑफ सिविलाइज नेशन। मतलब जो कानून बनाया गया है, मतलब वर्ल्ड लेवल पर जो कानून बनाया गया है, मतलब तो उसके जैसे इंटरनेट, आप जैसे सी के लिए भी देखेंगे कि हर कंट्री को एक दिया गया है कि आपको एक नॉटिकल माइल डिसाइड किया गया है कि आपका सी से आपके जो कंट्री है, जो आपका कोस्टल रीजन एरिया है, तो आपका सी कोस्ट जो है वहाँ से ऐसे 100 नॉटिकल माइल, 1000 नॉटिकल माइल, ये आपका जोन में कहलाएगा, आपकी टेरिटरी कहलाएगी। इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी होती है तो उस पर आप जो ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हो, कोई इस जोन में आप बिना आपके परमिशन के जा नहीं सकता, तो उसके लिए लॉ बनी हुई है। लैंड जो है, लैंड के लिए जो बाउंड्री बना हुआ है कि ये बाउंड्री भाई इस साइड इंडिया का है, वो साइड पाकिस्तान का है, वो साइड चाइना का है, तो उसकी भी एग्रीमेंट हो रखी है। एंड एयर, एयर का भी मतलब ये नहीं है कि देखें इंडिया है तो इंडिया के ऊपर में एयर में जाके ऊपर पता चले कि चाइना भी अपना जहाज है जो उड़ा रहा है, उधर से मिसाइल उसकी क्रॉस कर रही है, तो उसकी भी नियम बनी हुई है। तो ऊपर का जो भी, ये नहीं कि किसी कंट्री के ऊपर से कोई भी जहाज कभी भी क्रॉस कर सकता है, उसके लिए भी परमिशन लेने पड़ेगी, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपके टेरिटरी से हमारा ये एयरक्राफ्ट इतने हाइट पर इतने टाइम में क्रॉस करेगा, परमिशन दिया जाएगा तो ही क्रॉस करेगा। तो उसके लिए भी इंटरनेशनल लेवल पर लॉ बनी हुई है, कानून बना हुआ है, तो उसको हम लोग फॉलो करेंगे। एंड जस्टिस ऑफ सिविलाइज नेशन, मतलब एक सिविलाइज, मतलब सभ्य देश की तरह। ऐसा नहीं है कि भाई हम खुद अपने मनमाने चला रहे हैं, ऑटोक्रेटिक बने हुए हैं, जैसे कि किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया, किसी को सुनता नहीं है, कभी किसी पर मिसाइल, कहीं मिसाइल दाग देता है, कोई भी नियम बना, रूल बनाया हुआ है कि भाई अब कोई न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, फिर भी वो बना रहा है। मिसाइल आप टेस्ट नहीं कर सकते हो, उसके लिए परमिशन लोगे, बताओगे, इन्फॉर्म करोगे, पर अपने मर्जी से वो कुछ भी किया जा रहा है। तो हम सिविलाइज नेशन की तरफ वर्क करेंगे, ये कहने का मतलब है। ठीक, अब देखिए, राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड, मतलब सही और सम्मानित स्थान होगा जहाँ वर्ल्ड में। शैल बी अटेंड, वो अटेंड किया जाएगा, मतलब हमारा जो वर्ल्ड में, जो हमारा जो कंट्री का जो है एक सही, मतलब रिस्पेक्टेड नाम हो या पहचान हो, सही तरीके से हो। एंड टू बी अटेंड इन द वर्ल्ड शैल बी अटेंड टू दिस एंशियंट लैंड, इस पुराने, मतलब पुराने लैंड को कहो एंशियंट लैंड, जो हमारा लैंड, काफी सारे लैंड एंशियंट ही है, किसी का नया एंशियंट लैंड नहीं है। तो ये कहने का मतलब, एंशियंट कहने का मतलब ये सेंस हो गया कि भाई हमारी जो पुरानी, जो पहले से जो रेस्पेक्ट बना चल रहा है, इंडिया का एक रेस्पेक्ट। जैसे देखें इंडिया में दूसरे दूसरे कंट्री से लोग आकर यहाँ रूल किए, यहाँ अटैक किया, रूल किया। देखिए इंडिया का अशोका के ही बारे में आप सुनोगे, सम्राट द अशोका द ग्रेट, वो कहीं ना कहीं अशोका कनिष्क, ये लोग ही कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बियॉन्ड अफगानिस्तान वो थोड़ा आगे बढ़े बस। लेकिन इधर श्रीलंका की तरफ बढ़े, थोड़ा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री आप बोल सकते हो, उसकी तरफ बढ़े। लेकिन और किंग जो है, ऐसा ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरे कंट्री में गए, अटैक किया, वहां से लूट के आए, रूल किया, तो हमारी वो कल्चर, वो ट्रेडिशन नहीं रही है। तो हमारे एंशिएंट इंडिया की जो हमारी जो पहचान रही कि सब लोग हमारे पास आते थे, व्यापार भी करते थे, अरब का भी पहले हमारे यहाँ व्यापार चलता था। इजिप्ट की जब आप पढ़ोगे सिविलाइजेशन, तो इजिप्ट के साथ मेसोपोटामिया, तो ये सब में भी वहाँ सब जो सिक्के मिलते हैं, तो पता चलता है कहीं ना कहीं इनका पहले इंडिया के साथ कोई ना कोई ट्रेड रहा है। तो पहले जैसे हमारा एंशिएंट कंट्री के जो सारे कंट्री के साथ रिलेशन रहा है, तो हमारी एक अलग पहचान है। तो हमारी इस एंशिएंट लैंड की ऐसे ही पहचान अटेंड करने की कोशिश करेंगे। एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, वर्ल्ड पीस मतलब संसार में शांति के लिए, एंड द लोगों की भलाई के लिए, उद्धार के लिए। तो जो वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड है ना, वर्ल्ड पीस को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक आर्टिकल 51 है, वहाँ इस बात को, इस जो प्रोविजन जो रखा गया उसको वर्ल्ड पीस से लेकर कि हम वर्ल्ड में एक पीस बनाए रखेंगे, सब देश के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाए रखेंगे, शांति की बात करेंगे, तो वहाँ इस प्रोविजन को वहाँ ऐड किया गया आर्टिकल 51 में। तो डिटेल वो सब जब वहाँ चर्चा होगी तो वहाँ बताऊंगा। तो सिर्फ ये मेरे बताने का, ये तरीका कहने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो रखा गया उसको कहीं ना कहीं देखिए कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में उसको मेंशन किया गया है।
ये है। एंड फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड, मतलब पूरा एकदम इच्छा से जो हमारी जो कंट्रीब्यूशन होगा, देन होगा, वो मेंटेन किया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का कहने का मतलब है। इट्स आइडियल रिफ्लेक्टेड इन द प्रियम्बल, जो मैंने बताया कि जो आइडियल जो शुरू में था, सोशलिस्ट सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी की जो बात कहेगी वो प्रियम्बल में भी मेंशन है। एंड इनामिनेसली, मतलब कहने का मतलब सर्व समर्थन से, सभी के समर्थन से, सभी के मत से ये अडॉप्ट किया गया। कब? मैंने बताया 22 जैन 1947। ये हुआ आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, समझ में आया? तो जितना बताया और इससे ज़्यादा और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब धीरे धीरे और आगे पढ़ते जाओगे तो और पता चल, जैसे मैंने सबको एक्सप्लेन कर दिया कहाँ ये जो कंटेंट है कहाँ वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल मेंशन है। तो ये चलने से पहले मैं जो क्वेश्चन पीछे छूट गया थोड़ा वो बता दूं, बीच में एक क्वेश्चन भी था। देखें, तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं पहले पिक्चर दिखा दूं। ये थे ये है सच्चिदानंद सिन्हा। जो मैंने आपको सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में बताया था कि फर्स्ट इलेक्टेड टेम्पोररी चेयरमैन बने थे फ्रेंच प्रोटोकॉल के अनुसार से। एंड राजेंद्र प्रसाद का फोटो दिखा दिया। अब एस सी मुखर्जी एंड कृष्णामाचारी का है। देखें, ये है राजेंद्र प्रसाद साइन करते हुए। ये भीमराव अम्बेडकर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूशन जब फाइनली जब फ्रेम हो गया तो हैंड ओवर करते हैं राजेंद्र प्रसाद को, क्योंकि उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट भी थे। एंड ये है एस सी मुखर्जी और ये है वी टी कृष्णामाचारी। टीका किए हुए दिखने से भी लग जा रहे हैं कि देखिए साउथ में ट्रेडिशन चलता है ऐसे टीका, इस टाइप का जो टीका होगा, ठीक जो है देख रहे हैं, वो साउथ इंडिया में होता है। नहीं तो वो अब तो वाइट वाली आती है, वाइट टाइप का ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल मार्क रहेगा। तो ये और ये नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पेश कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में वो डिलीवर कर रहे हैं, कंस्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन देते हुए। तो एक क्वेश्चन देख लें 2024 में, क्वेश्चन जब रिसेंट एग्जाम हुआ इसमें क्वेश्चन आया था, हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टूक ओवर। राजेंद्र प्रसाद को जब बनाया गया, कब? इसको ये 9 को बनाया गया, 9 दिसंबर को। तो सबसे पहले जो कि उस समय किसको प्रोविजनल प्रेसिडेंट बनाया गया, तो उसमें जो सबसे एल्डरली मेंबर जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो मैंने बताया था गांधी जी से सिर्फ 2 साल एज में छोटे थे। सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में थोड़ा डिटेल मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब देखिए, ये तो अभी मैंने डिस्कस कर दिया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब है चेंजेज बाय द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को जब लाया गया तो उससे क्या चेंजेज हुआ, तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में आपको पता होगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जून में जो है माउंटबेटन ने अपना प्लान दिया था, और जुलाई में है, जुलाई में फटाफट पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बिल लाया पार्लियामेंट से, बस तुरंत तुरंत अप्रूवल हुआ। 15 दिन बाद जुलाई में ही, सॉरी जुलाई के बाद नहीं, अगस्त में, स्टार्टिंग अगस्त में वहाँ से क्राउन से इसको अप्रूवल मिल गई। तो इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा क्या क्या चेंजेज हुई देखें। कहते हैं कि रिप्रेजेंट जब ये एक्ट जब मतलब जैसे माउंटबेटन ने हालांकि जब अनाउंस कर दिया था ना कि डिवाइड होगा इंडिया पाकिस्तान, ऐसे ऐसे प्रिंसेस स्टेट कहाँ कहाँ, मतलब या तो इंडिया में जाएंगे या पाकिस्तान में जाएंगे, मेजोरिटी के द्वारा वोटिंग किया जाएगा पंजाब में और बंगाल में, और जो डिसीजन मेजोरिटी डिसाइड करेगी उस आधार पर डिवीजन पार्टीशन कहती है तो होगा, ऐसा सब चीज़ें। उसके बाद माउंटबेटन के अनाउंसमेंट के बाद ही धीरे धीरे प्रिंसली स्टेट जो इंडिया में ज्वाइन करना शुरू, इंडिया में या पाकिस्तान में जो जो अपनी जगह पर है वहाँ उस टेरिटरी से बिलोंग कर रहे थे वहाँ कंट्री में इंक्लूड सम्मिलित होना शुरू कर दिए थे। तो जब ये इंडिपेंडेंस एक्ट जब आ गया, लाया गया जब, तो उसके बाद तो रिप्रेजेंटेटिव और प्रिंसली स्टेट हु हैड स्टेड अवे फ्रॉम इट ग्रेजुअली ज्वाइन करना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं कि 1947 जब इंडिपेंडेंस एक्ट आया, इंडिया आज़ाद हुई, तो सारे प्रिंसली स्टेट थे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके थे। तो मैंने बताया भी है कि कुछ लोग नहीं ज्वाइन किए थे, कुछ प्रिंसली स्टेट जो डोमिनियन को कह सकते हैं या यूनियन को ज्वाइन नहीं किए थे, धीरे धीरे उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इंक्लूड लाया गया।
मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग फ्रॉम द डोमिनियन इंडियन डोमिनियन आल्सो ज्वाइंड इट। ये यहाँ कहने का मतलब है, देखें, मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन, मतलब पहले भी बताया कि जो इंडियन डोमिनियन में यहाँ पे बीच बीच में जैसे यूपी में, बिहार में, एमपी में, हरियाणा वाला जो रीजन है वहाँ से भी तो मुस्लिम लीग को कुछ सीट मिली होगी ना, तो उसके मेंबर जो थे, अब तो पाकिस्तान उधर चला गया, तो ये उठ के कहाँ का एरिया टेरिटरी को भी थोड़े ले जाएंगे। तो अब ये भी नहीं कहा जाएगा कि आप इस एरिया से जीते हुए कंटेस्टेड जीत कर आए हो तो अब आपका पाकिस्तान अलग हो गया, मुस्लिम लीग के मेंबर हो तो आपकी सीट चली गई, नहीं, वो मेंटेन रखा गया। तो उनको भी अब धीरे धीरे जो इधर ज्वाइन करना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शुरू कर दिया, क्योंकि शुरू में बताया था कि मुस्लिम लीग तो शुरू से ही बॉयकॉट किया था कि मैं नहीं ज्वाइन करूँगा, नहीं ज्वाइन करूँगा ऐसे। सी ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड फुल्ली सोवरेन बॉडी, मतलब फुल पावर सोवरेन सर्वोच्च बॉडी, एंड कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी सब पावर इतना दिया है कि आप कोई सा भी अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना सकते हो। एनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू एब्रोगेट, पहले भी मैंने बता चुका हूँ क्या, या तो पहले वाले जो भी मैंने बनाया है एक्ट बनाया है उसको ख़त्म कर दो, ये मैंने जो अभी बनाया है चाहो तो इसको भी ख़त्म कर दो या कोई मॉडिफाई कर दो एज यू विश, आपको फुल ऑटोनॉमी है, आप सोवरेन बॉडी हो। तो अब देखें, टू सेपरेट फंक्शन वाज असाइन, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना तो उसको दो फंक्शन दिए गए। एक तो संविधान बनाना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है फ्यूचर के रूल के लिए। देखिए अभी भी कैसे रूल करना है तो उसके लिए भी कुछ कानून बनाना है, तो ये भी बनाने का काम आपको है। अब देखिए वर्डिंग, इनैक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, जब लॉ को जो बनाने की बात है तो मेकिंग ऑफ लॉ नहीं लिखा जाता है, इनैक्टिंग ऑफ, ये वर्डिंग आपको एग्जाम में इनैक्टिंग वर्ड को इस्तेमाल करना है। जैसे कुछ वर्ड जो स्पेसिफिक हैं तो उसमें आप नॉर्मल वे में भले ना समझ में आ रहा, भूल गए, नहीं ध्यान में आ रहा, तो उसमें मेकिंग ऑफ लॉ ऐसे लिख दो। लेकिन जो आइडियली जो है इसका जो कहीं भी लीगल टर्म में जो लिखा जाता है वो इनएक्ट लिखा जाता है, तो इनएक्ट ही आपको लिखना है। यहाँ मैं सिंपल वे में लिख सकता था मेकिंग ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ, लेकिन मैंने इनएक्टिंग मेंशन किया क्योंकि एग्जाम में एक अलग इंप्रेशन बनता है ऐसे एक्सप्रेस करने से, ठीक है। तो ये आप देखें, सीए बिकम फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, मतलब पार्लियामेंट मतलब जब उस समय कानून बनाने का भी जो राइट बना तो उस समय पार्लियामेंट के रूप में उसको जाना गया। एंड जब फ्री इंडिया एंड डोमिनियन लेजिस्लेचर भी इसको कह सकते हैं। डोमिनियन लेजिस्लेचर मतलब इंडिया की डोमिनियन थी, इसका जो पार्लियामेंट मतलब कानून बनाने का जो बॉडी थी उसको लेजिस्लेचर कहा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखें, जब ये जब चेयर होता था किसके जब संविधान बनाने की बात की उससे रिलेटेड उससे मैटर की जब कोई बात की जाती थी उसका डिस्कशन होता था, उसकी सेशन होती थी, तो उसको जो चेयर पर जो आगे जो लीड करते थे, जैसे अभी देखते हैं ना कि स्पीकर जो ओम बिरला उधर से साइलेंट साइलेंट या कुछ बोलते रहते हैं, उधर से धनखड़ साहब राज्यसभा में वो या कह सकते हैं हाँ राज्यसभा में वो डायरेक्शन देते थे, यू सिट डाउन गो, यू स्टैंड अप, यू बी साइलेंट, नो योर टाइम इज ओवर, ऐसे ऐसे, नो नो यू आर गोइंग बियॉन्ड योर टाइम लिमिट, जो भी बोलते रहते हैं। तो ऐसे भी कोई एक चाहिए ना भाई कि किसको चुप करवाना है, किसको टाइम देना है, किसको बोलने के लिए। जब ज़्यादा हो हंगामा कर रहे हैं तो फिर हाउस को तो उस समय के लिए क्या कर देना है, एडजर्न कर देना है, बंद हो जाएगा, अभी कुछ नहीं, अब बाद में सुना जाएगा। तो और किस पहले क्या का डिस्कशन होगा, बाद में क्या डिस्कशन होगा, तो ये सब के लिए कहते हैं कि एक डेकोरम मेंटेन करने के लिए एक चेयरमैन चाहिए। तो वो तो ऐसे केस में राजेंद्र प्रसाद होते थे। लेकिन जब कोई बिल एक्ट कानून इससे रिलेटेड कोई मैटर होता है तो उसकी डिस्कशन जब चल रही है तो उसको लीड करते थे, उसके जो कह सकते हैं तो उस समय होते थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर के बारे में बता दूं कि ये जो पर्सन थे जीवी मावलंकर, ये उस समय तो एक तरह से कह सकते हो कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, जब पहली बार पार्लियामेंट बनी तो उसके भी जो स्पीकर थे, फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, दैट वाज आल्सो जीवी मावलंकर। तो फर्स्ट स्पीकर भी थे मावलंकर साहब, और उसके अलावा जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब हमारी एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी काम कर रही थी तो उसको भी प्रिसाइड करते थे या उसके भी जो चेयर करते थे, चेयरमैन थे, वो जीवी मावलंकर थे। एंड देखें वेन असेंबली मेट एज लेजिस्लेटिव बॉडी, कब तक, नवंबर 1949, टास्क ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओवर, मतलब कहते हैं कि 26 नवंबर 1949 तक है जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा ड्राफ्ट हो गया था और कॉन्स्टिट्यूशन बनने का पूरा काम, संविधान बनने का पूरा काम खत्म हो चुका था।
तो 26 नवंबर को भी कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। मैं आगे चर्चा करूंगा कि इस दिन हर चीज़ बनाने का, मीटिंग होने का, सेशन होने का, डिस्कशन का, कोई अमेंडमेंट का जो प्रपोजल, सब चीज़ इस दिन तक फाइनल डिसाइड हो चुका था। अब देखें, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है, जो पहली बार जो है, कब इसकी जो मीटिंग हुई थी, तो असेंबली मेट फर्स्ट टाइम एज डोमिनियन लेजिस्लेचर ऑन 17 नवंबर 1947। देखिए 1946 में जो पहली जो 6 दिसंबर को, अब मैंने बताया था, पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर को चेयरमैन बने। 9 दिसंबर 1946 को, एक साल लगभग एक साल बाद, 17 नवंबर 1947 है ना, इस बीच में कानून बनाने का जो है, या बिल एक्ट, या कैसे एडमिनिस्टर करना है, सरकार कैसे चलेगी, तो उस बीच में कोई बॉडी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा इनको जो उस ये जो दायित्व दिया गया, वो लगभग एक साल बाद ये डिसाइड किया है कि भाई कि इस बीच में भी तो कोई चाहिए ना, कोई बिल बनाए लाए, कोई एक्ट हमको बनाना है, कैसे अभी रूल करना है, एडमिनिस्टर करना है। तो एक काम सौंपने के लिए जो इस बॉडी को ही लेजिस्लेटिव जो पावर दिया गया, या डिसाइड किया है कि कानून बनाना भी है, तो उसकी भी मीटिंग की जानी चाहिए। उसके मेंबर भी मतलब थे तो ये लोग ही मेंबर, तो क्या डेट होना चाहिए, क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, कब होना चाहिए, जो कहने का मतलब, तो ये इस डेट से स्टार्ट हुआ इनका पहला मीटिंग या पहला सेशन, लगभग एक साल बाद, सोच ले। ठीक, तो इतना तक ये है। अब देखें, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है जो आया, मैंने दिखाया था कि उसके बाद चेंजेज हुए। ये है नेहरू जी हैं, साथ में लॉर्ड माउंटबेटन इनको, जो फर्स्ट कैबिनेट बनी उसके जो प्राइम मिनिस्टर के रूप में इनको मतलब कह सकते हैं कि इनको शपथ दिलवा रहे हैं। उनकी वाइफ, पहले भी पिक्चर दिखा दिया था, और लेडी माउंटबेटन। और ये हैं, देखें, जब इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट जब हुआ, उसके बाद डिवाइड करने का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया, तो पाकिस्तान में जो भी हिंदू रह रहे थे, वहाँ से वो बेचारे भाग कर इंडिया आना शुरू कर दिए। इंडिया से जो मुस्लिम थे वो भाग कर वहाँ जाना शुरू कर दिए, क्योंकि दंगा वंगा का माहौल यहाँ से। अब सबका ये कहना हो गया कि भाई जब पाकिस्तान दे दिया है तो मुस्लिम लोग सब पाकिस्तान जाओ। इंडिया में, उधर पाकिस्तान में ये हुआ कि भाई ये हमारा सिर्फ मुस्लिमों को दिया गया है, तो तुम लोग हिंदू यहाँ क्या कर रहे हो, सब लोग तुम अपना इंडिया जाओ, तुम्हारा इंडिया। तो ऐसे ऐसे कंडीशन, माहौल खराब रह रहा था, ट्रेन से भर भर के लोग उधर से लोग आ रहे थे। सोचिए, जिसकी अपनी घर है पाकिस्तान में, वैसे लाहौर में, आपको पता होगा, लाहौर तो काफ़ी फेमस रहा है, लाहौर सेशन, भगत सिंह लाहौर से रिलेटेड रहे, बम ब्लास्ट ये सब। तो कराची सेशन हमेशा, वहाँ भी कुछ होते रहा, वहाँ भी हिंदू रहे। अगर अपना घर, जमीन, ऑक्यूपेशन, व्यवसाय सारा छोड़कर आप ऐसे कुछ पैसे लेकर, या कुछ कितना सामान लेकर आ जाओगे ट्रेन से भरकर, और अगर आपको कहीं शिफ्ट होना है, सिंपल सी बात है, आप एक एज ए स्टूडेंट एक रूम से दूसरा रूम शिफ्ट करते हो, तो कितना डिफिकल्टी होता है, सबको ले जाओ फिर से सेटल करो। यहाँ तो पूरी फैमिली को ले जाने की बात है, तो कितनी डिफिकल्टी हुई होगी। वहाँ से हर चीज़ छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ तो ना अपना ज़मीन है, ना अपना घर है, ना अपना कोई रोजगार है, ना अपना कोई बिजनेस है। तो वहाँ से आना कितना डिफिकल्ट रहा होगा लोगों के लिए, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते। देखें, भर भर के लोग, जो सामान मिल रहा है, अब जो सामान खाने पीने का कुछ भी है, तो अपने बेचारे क्या करें। इतना भी तो नहीं ला जा सकते कि आप उससे एक महीना अपना चला लोगे। तो जहाँ तक था, जो भी ला सकते थे वैसे ला रहे हैं, सब भूखे एकदम बेचारे गरीब लोग, ये सब पीसे जा रहे थे इस चीज़ में। और ये देख रहे हैं, ऐसे ही ये है, ट्रेन में कैसे लोग जा रहे हैं, लटक कर जा रहे हैं। जनरली ये जनरल ट्रेन में, मुझे भी याद है कि मैंने भी कभी बिहार में कभी एग्ज़ाम देने जाता था। तो मतलब मेडिकल एंट्रेंस जब हुई, तो उसके लिए एग्ज़ाम देने सेंटर हमारी होती थी यहाँ भागलपुर में सेंटर। तो जैसे भागलपुर में, हाँ, तो वहाँ से जब हम लोग एग्ज़ाम देकर रात को बच्चे लौटते थे, ट्रेन में हम लोग ऐसे भरे रहते थे, इतना इतना कि मतलब एक आदमी फिर उसमें इंटर नहीं कर सकते, एक आदमी भी नहीं, ऊपर भी लड़का स्टूडेंट बैठा हुआ है, नीचे बैठा हुआ। अभी भी देखें, यूपी में कोई, मैंने पेपर में देखा कि यूपी में कोई एग्जाम थी, टीचर की थी या क्या की थी, वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर स्टूडेंट इतने ज़्यादा रस ट्रेन में भरे पड़े हैं, तो ट्रेन पूरा खचाखच भरा हुआ है। लेकिन अब फिर भी स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे भीड़ दिख रही है। भाई एक ट्रेन तो गई है, ऐसे अगर 5 ट्रेन भी ला जाए फिर भी ये भीड़ खत्म ना हो। और
पहले तो क्या है कि कम से कम ये होता था कि ऊपर भी लोग, छत पर ट्रेन के जो ऊपर होती, रूफ बोल रहे हैं, ऊपर ऊपर भी लोग बैठ के जाते थे, पूरा ऊपर भरा हुआ रहता था। मैं भी ऊपर कभी बैठा हूँ, मैं बता दूं, मैं भी ऊपर बैठा कभी। लेकिन बाद में फिर रेलवे को पूरा इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया, बिजली वाली की ट्रेन, रेलवे रेलगाड़ी चलना शुरू हो गई, ट्रेन। पहले तो कोयला वाली थी तो ऊपर लोग बैठ जाते थे। जब बिजली वाले से हो गया तो फिर ऊपर बैठना तो पॉसिबल नहीं था, वो ऊपर बैठोगे कब चले जाओगे, झटका लगेगा। तो ऊपर बैठने का बिल्कुल बंद हो गया। तो उस समय सोचे, नेचुरल सी बात है, कोयले वाली ट्रेन थी। ये है ये है मावलंकर साहब हो गए। वो भी मावलंकर साहब जब अपना स्पीकर की तरह, मतलब जब लेजिस्लेटिव ऑर्गन की तरह जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली काम करती थी तो एड्रेस करते थे ऐसे। अब ये देखें, मुस्लिम मेंबर, उसका उसी का इंडिया इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट का जो पॉइंट है उससे चेंजेस किया है, तो उसके बारे में बता रहा हूँ। मुस्लिम मेंबर जो हेलिंग फ्रॉम, जो रह रहे थे, हेलिंग फ्रॉम द एरिया इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में एरिया इंक्लूडेड था, विथड्रॉ, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली से विथड्रॉ हो गए, क्योंकि पहले 398 मेंबर था। जब वहाँ वाले जो मेंबर सब हट गए, हालांकि भले ज्वाइन तो नहीं किया था, बट एक डिजिग्नेशन तो मतलब सीट तो अलॉट कर दिया गया था ना कि इतने नंबर होंगे टोटल। तो फिर उसके बाद स्ट्रेंथ हो गए 389 से रिड्यूस हो गए, कितनी स्ट्रेंथ हो गई अब देखें, 299। 389 से 299 बचा। 299 में भी कुछ प्रिंसली स्टेट के मेंबर बचे और कुछ प्रोविंशियल, प्रोविंस के जो मेंबर रहे। तो देखें, 299 में रहे 229 प्रोविंस से, अब आगे 70 के आसपास रहे होंगे, देखें ये 70 रहे अब प्रिंसली स्टेट से। तो यहाँ तक ये था। अब दूसरे देखें, अदर फंक्शन परफॉर्म, कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने कुछ और भी काम किए, मतलब ये संविधान बनाना, उसके बाद कानून बनाने के अलावा और भी था। एडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 22 जुलाई 1947 को, मतलब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। उससे पहले लगभग ये 1 मंथ बिफोर 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया एंड बिकेम ऑफिशियल फ्लैग ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947। तो जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद ये ऑफिशियल फ्लैग हो गया। लेकिन अडॉप्ट पहले ही कर लिया कि हाँ भाई, इस झंडे को, राष्ट्रीय नेशनल फ्लैग को, ये हमारा नेशनल फ्लैग होगा ये। अब थोड़ा नेशनल फ्लैग के बारे में बता दो। देखें, नेशनल फ्लैग जो है, इसको जो डिजाइन किन्होंने किया था, जो पर्सन का नाम है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया, ही वाज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, पिंगली वेंकैया। तो नेशनल फ्लैग के बारे में बता दूं, ट्राई कलर, 3 कलर है इसमें, तिरंगा जिसको बोलते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सैफरॉन केसरिया ऊपर, बीच में वाइट सफ़ेद, नीचे ग्रीन हरा। तो एक इसका रेशियो होता 3:2। 3 उसकी जो होगी, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में उसकी शेप है, स्क्वायर नहीं। 3 उसकी ब्रेथ होगी, और 2 रेशियो जो होगा उसका हाइट का रेशियो, 3:2 ये है। बीच में क्या है, एक आप चक्र कह सकते हो, व्हील है। इसमें 24 स्पोक है। वो अशोका पिलर से, अशोका की जो लाइन वाली जो पिलर है सारनाथ में, वहां से वो लिया गया था। तो एक ये। दूसरी बात देखें, इससे पहले क्या था, क्या कि इंडिया का कोई अपना झंडा नहीं था। कांग्रेस की जब सेशन होती थी तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो फ्लैग होता था उसे ही फहराया जाता था। ये जो पिंगली बिनैया जो पर्सन थे, ये इंडियन आर्मी 1890 के आसपास इंडियन आर्मी के, आप कह सकते हो कि मेंबर थे इंडियन आर्मी में, मतलब सिपाही पोस्ट पर या कोई भी रैंक हो, एग्जैक्ट रैंक की जानने की जरूरत नहीं, इंडियन आर्मी में थे। कांग्रेस की सेशन होती थी, इन्होंने महसूस किया भाई कोई ये हम लोग अंग्रेज का ही झंडा लहराते हैं। तो इन्होंने एक फ्लैग डिजाइन किया। जब इन्होंने फ्लैग जो डिजाइन किया, झंडा डिजाइन किया कि भारत का अपना एक झंडा होना चाहिए, उन्होंने सबसे पहले जो डिजाइन किया था उसमें सिर्फ 2 ही कलर थे। एक थी सैफरॉन कलर, ठीक है, और दूसरा कलर था ग्रीन। और गांधी जी जब उनके उनसे मिल, मतलब गांधी जी जब उधर आंध्रा का दौरा कर रहे थे तो शायद विजयवाड़ा में उनको गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने गांधी जी को बोला कि बापू, ये झंडा मैंने अपने देश के लिए ये तैयार किया है, ऐसा झंडा। बोले किसका मतलब क्या है, पूछा तो कहा कि जो केसरिया है, जो भगवा या सैफरॉन है, ये हिंदू को रिप्रेजेंट करेगा, करता है। हिंदू की इनकी आइडेंटिटी होती है भगवा कलर, भगवा कलर देखते हैं साधु लोगों का, रिलीजन से रिलेटेड है। और ग्रीन जो होगा हमारा मुस्लिम के लिए इंडिकेट करता है, उनकी अफिनिटी, उनकी लगाव, मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। और अ, अब ऐसे भी देखेंगे, देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने ग्रीन रख रखा है,
एक कलर मैंने उस पर्पस में क्लियरली बता दूं, ऐसा कोई रिलीजन पर्पस मेरा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी जो इसकी जो जो कह सकते हैं कि डिजिटल बोर्ड जो है, इसकी जो एप्लीकेशन है, जो ऐप के थ्रू ये चल रहा है, तो ऐप में जब पावर पॉइंट खोलो तो उसमें 3-4 ही कलर के ऑप्शन, 3-4-5 ऐसे कुछ कलर का ऑप्शन है। उन कलरों में से सबसे मुझे, मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर को लगा रखा, तो मुझे बैकग्राउंड में सबसे बेस्ट कलर ये लगा। इससे लाइटिंग का या क्लियरिटी, क्लैरिटी बोले जो भी कहे, तो ज़्यादा रही इससे। डिफरेंट दूसरे कलर को लाकर उतनी क्लैरिटी और ऐसे बिल्कुल सिंपल सिंपल सादी सादी वाली फील आ रही थी। तो इस कारण मैंने एक कलर चुना। तो अगर डिफरेंट और कलर रहती तो मैं सबको एक एक बार ट्राई मैं भी करता और देखता कि इनमें से और बेटर कौन है। तो जो भी मेरे पास अवेलेबल था उसमें से बेस्ट और विजुअल पर्पज से ज़्यादा बेस्ट ये था, इसलिए मैंने इसको चुना है। ना कि मेरा कोई रिलीजियस इंटेंशन है, मैं क्लियरली बता दूँ, या किसी को देख कर एक कलर मैंने रखा हो, या जो भी बता सकते हैं। तो ऐसा कोई मेरा ऐसा कुछ रहा ही नहीं, किसी को कट करना, कॉपी करना या कुछ भी किसी कंट्री से लिया, ऐसा कुछ। तो ये इसलिए मेरा ग्रीन है, बैकग्राउंड ग्रीन कलर इसका रखा गया है। तो मैं ग्रीन के बताया कि मुस्लिम का, तो बापू ने कहा कि ऐसा करो इसमें क्या है कि एक वाइट कलर भी होना चाहिए, बीच में एक वाइट डाल दो। तो वाइट गांधी जी के ट्रूथ को, नॉन सच्चाई को, इस चीज़ को इंडिकेट करता है, तो हमारी सिंप्लिसिटी को इंडिकेट करता है। तो इसमें एक वाइट कलर तो है, एक समझना भी होगा कि केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई, है ना। एक आई थिंक ये राष्ट्रीय गीत में कहीं ना कहीं आपने, हम भी जब बचपन में थे तो राष्ट्रीय गीत की बहुत सारे एक एक बुक हुआ करती थी छोटी सी, उसमें ए मेरे वतन के लोगों, सरफरोशी की तमन्ना, सारे जहां से अच्छा, वंदे मातरम, जनगणना, सारे चीज़ उसमें बहुत सारे उसमें देशभक्ति, देशभक्ति पोएम कह सकते हो, सॉन्ग उसमें लिखा हुआ रहता था। तो उसमें एक था ये। तो अभी इसको डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया, जैसे कि ये कह सकते हैं आप सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उन्होंने इन कलरों को अलग वे में प्रेजेंट किया कि भाई केसरिया जो होता है ये हमारे सेक्रीफाइस को डिनोट करता है, और ग्रीन जो है हमारी जो धरती हरी है उसको डिनोट करता है। हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री है तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ऐसे कहा गया। तो एक्चुअल मतलब आप ऐसे ही बोल सकते हो, जो अभी रखा गया उस समय भले ही पर्पज था हिंदू मुस्लिम, लेकिन बाद में ये दिया जाएगा अगर हिंदू मुस्लिम वाली बातें कही जाएगी। अदर कम्युनिटी क्या कहेंगे, भाई ये तो हिंदुओं का कलर है, मुस्लिमों का कलर है, हमारा कलर कहाँ है, सिख का कलर कहाँ है, क्रिश्चियन का कलर कहाँ है, पारसी का कलर कहाँ है। तो ये रिलीजन स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन देके ये दिया गया, जो मैंने बाद में बोला कि एग्रीकल्चर हमारी हरियाली को, जो हमारी सेक्रीफाइस को सैफरन बताता है, प्लेन जो वाइट जो है सफ़ेद हमारी सादगी को, सच्चाई को बताता है। जो जो अशोका का जो जो उसमें चक्र जो जोड़ा गया, व्हील जोड़ा गया, जो 24 स्पोक है, उसकी जो कलर होती है नेवी ब्लू कलर होती है। तो उसमें कहा जाता है कि ये हमारे लॉ ऑफ धर्मा, कानून मतलब धर्म का, लॉ ऑफ धर्मा को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा धर्म क्या होगा, हमारा कानून क्या होगा, कानून हमारे धर्म के अनुसार होना चाहिए। धर्म मतलब वो धर्म नहीं, हमारी लाइबिलिटी, हमारी मतलब कह सकते हैं रिलीजन को धर्म नहीं कहा गया है, ये मानव धर्म है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। इन दैट सेंस धर्म है, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो रिलीजन है। तो जो स्पिनिंग व्हील जो है कहा जाता है, वो डिनोट करता है कि भाई इटर्नल ऑफ लॉ ऑफ धर्म, ये कहा जाता है कि उसकी निरंतर, हमारे देश में जो धर्म की जो कानून होगी उसकी निरंतर रहेगी, मतलब वो सर्वदा रहेगा। अब मैं बता दूं कि गांधी जी ने बोला कि ऐसा करो, व्हाइट में बीच में तुम क्या करना, चरखा ऐड कर देना, ठीक है। सॉरी, मैं जो अभी बता रहा था स्पिनिंग व्हील अलग थे, चक्र की बात हो रही थी, अशोका चक्र की बात हो रहा था। गांधी जी ने बोला कि इसमें चरखा ऐड कर देना बीच में, चरखा, चरखा को स्पिनिंग व्हील बोला जाता है। तो चरखा ऐड करना, तो उन्होंने चरखा को बीच में, गांधी जी की जो चरखा थी वो डिनोट करेगा कि हमें भाई सेल्फ सफिशिएंट होना है, हमें जो मतलब मैनुअल एक्टिविटी जो है उसमें इन्वॉल्व होना, मशीनरी को नहीं जाना, ये इंडिकेट करेगा। ये हमारी ट्रेडिशन है कपड़ा बनाने की, तो हम किसी और पर कपड़ा के लिए डिपेंडेंट ना होंगे, इस चीज़ को इंडिकेट करेगा चरखा को लाने का मतलब, स्पिनिंग व्हील।
बाद में क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस से पहले आपस में ये सब नेहरू जी ने डिसाइड करके स्पिनिंग व्हील नहीं होना चाहिए, अशोका पिलर होना चाहिए, अशोक चक्र होना चाहिए। तो फिर बाद में अशोका चक्र को ऐड किया गया था। तो ये था यहाँ नेशनल फ्लैग के बारे में। ट्राई कलर क्या ये है। अब है नेशनल फ्लैग के बारे में बता दूं कि मुझे जब बचपन में याद है कि जब स्कूल में जब झंडा फहराया जाता था, तो शाम में एक नियम होता था कि शाम में आपको 5 बजे के बाद जब सूर्य अस्त हो रहा, मतलब सनसेट हो रहा हो, तो आपको झंडा हटा लेना है। फ्लैग कोड उसमें थी कि आप ऐसे भी प्राइवेट सिटीजन जो क्या है सिर्फ 15 अगस्त 90 एंड 26 जनवरी को ही झंडा फ्लैग होस्ट कर सकता है, नेशनल फ्लैग झंडा लहरा सकता है। फ्लैग कोड था उसमें। बाद में बीच में कोई झंडा ऐसे ही कोई लहरा रहा है तो उस पर फिर एक्शन होगा, उस पर कार्रवाई होगी, पुलिस एक्शन लिया जा सकता है। फ्लैग कोड को धीरे धीरे चेंज कर दिया गया। तो उसके लिए कई पेटिशन गई। तो पेटिशन में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसाइड किया। कई बार 2005 में अमेंडमेंट किया गया, धीरे धीरे अमेंडमेंट चेंज करते गए फ्लैग कोड में कि नहीं, प्राइवेट मेंबर, प्राइवेट पर्सन भी फ्लैग को होस्ट कर सकते हैं। अब तो आप देखेंगे कि भाई कहीं के रेलवे स्टेशन के बाद झंडा हमेशा लहराते हुए दिखता है, लेकिन पहले झंडा हमेशा नहीं लहराया जा सकता था, कि सिर्फ 2 दिन ही नॉर्मली ऐसे, अदरवाइज ओकेजन पर ही, मतलब 15 अगस्त 26 जनवरी। और प्राइवेट सिटीजन सिर्फ उसी दिन, और शाम में पक्का झंडा आपको हटा लेना है। तो नवीन जिंदल का एक केस आएगा इसमें, मैं कभी पढ़ाऊंगा, तो अब उन्होंने इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला कि भाई ये क्या है कि झंडा, मतलब हमें इतना लगाव है और किसी को झंडे से लगाव है और अपने घर पर झंडा रखना चाहता है, फहराना चाहता है, अपने पेट्रियोटिज्म को प्रूव करने, पेट्रियोटिज्म दिखाने के लिए, झंडे से लगाओ, देश से लगाओ के लिए क्या झंडा नहीं रखते हैं, फहरा सकता, रख नहीं सकता, झंडा लहरा नहीं सकता। तो धीरे धीरे चेंजेज आते गए हैं, फिर फ्लैग कोड चेंज होते गए हैं। तो अब तक तो ये है कि आप देख सकते हो कि कहीं भी कोई, अभी भी आप अपने बाइक पर, कार पर झंडा रख कर आराम से दिन में रात में अपना गाड़ी चला सकते हो, तो उसमें कोई अभी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो नवीन जिंदल का केस हुआ, और ये ट्राई कलर का क्या क्या हुआ, तो इतना बताया। और हाँ, पहले भी ये भी था कि जो नेशनल फ्लैग होगा वो खादी, खादी के कपड़े पर ही होगी। खादी वाले जो कपड़े, उसमें भी एक पार्टिकुलर कॉटेज इंडस्ट्री वाले खादी से जो बिलोंग करते थे, एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं याद है, वो वही झंडा बनाएंगे। तो बाद में भाई मोनोपोली क्यों रहा है, सिर्फ खादी क्यों, ऐसा थोड़े कि भाई जो कम। तो टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप YouTube पर जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये YouTube पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी, हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे, या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas IAS। ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं, या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है। ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है, ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Dr. विकास विकास_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला जाए, ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी, कुछ कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो वो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं, ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे
ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी ऐसे इस तरीके से दिखेगा, और जो जो आईडी जो होता है @dr_vikas_ias, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी, और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, और चलते हैं लास्ट, थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बारकोड, एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई मैं एनजीओ, मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूँ, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश, ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKASH JIP जिपमर JIPMER जिपमर @OK एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसा बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। एंड अकाउंट नंबर जो मेंशन है 9200100216200810, मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड IFSC कोड वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494, ये IFSC कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी विश बता दिया, जो भी हो, बाकी ये यहाँ तक ये, और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पर मैं चलते रहूँगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज़्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से, पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा, पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज़्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज़ हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहाँ तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट के साथ, इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है, कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है। तो यहाँ तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी जब बीच बीच में तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूँगा, या अभी जो बताते रहूँगा ऑलरेडी कवर हो चुका है, मैं बता चुका हूँ पहले भी कि ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिए है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में, क्लियर है। तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में।